नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 7 तक हम देख चुके हैं। आज देखेंगे सेक्शन 8। सेक्शन 8 में है दोस्तों मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 से 55 का जो चैप्टर है, चैप्टर 2, वह रिलेवेंट फैक्ट के बारे में बताता है कि कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होगा और कौन सा फैक्ट रिलेवेंट नहीं होगा। तो एनी फैक्ट इज रिलेवेंट विच शोज और कंस्टिट्यूट मोटिव। जो भी फैक्ट है वो रिलेवेंट होगा यदि वो मोटिव को प्रूव कर दिया, दर्शाता है या कंस्टिट्यूट करता है, तो वो क्या होगा, रिलेवेंट फैक्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी जो मोटिव है वह रिलेवेंट फैक्ट होगा, लेकिन मोटिव है या नहीं है इसको आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि कोई भी प्रिपरेशन है वह रिलेवेंट फैक्ट होगा, लेकिन यह मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू का होना चाहिए। जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो कोर इशू है, ऑफ डिस्प्यूट है, उसके बारे में होना चाहिए कोई भी मोटिव और कोई भी प्रिपरेशन, तो वो होगा रिलेवेंट फैक्ट। यहाँ पर एक बात और दिया गया है कि ये जो मोटिव या प्रिपरेशन या तो फैक्ट इन इशू के बारे में होना चाहिए या कोई रिलेवेंट फैक्ट के बारे में होना चाहिए। तो यहाँ 3 लेयर में आ गया। पहला लेयर है कि फैक्ट इन इशू, यदि उससे कोई रिलेटेड मोटिव है या कोई प्रिपरेशन किया है तो वो रिलेवेंट फैक्ट यहाँ आ जाएगा। और जो पहले से ऑलरेडी रिलेवेंट फैक्ट है लेकिन वो प्रूव्ड है, उसके बारे में कोई मोटिव है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। और फैक्ट इन इशू क्या है दोस्तों? तो when one party asserts some right on one party asserts that one fact is true and another party deny it, then it is fact in issue. एक पार्टी बोलता है कि ये सच्चाई है, ट्रूथ है, और दूसरा पार्टी बोलता है कि यह गलत है, तो वो फैक्ट इन इशू है। जैसे कि एक पार्टी ने बोला कि आपने मर्डर किया है और वो बोल रहा है कि मैंने मर्डर नहीं किया है, तो ये फैक्ट इन इशू हो गया। रिलेवेंट फैक्ट क्या है? रिलेवेंट फैक्ट है कि एक फैक्ट जो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो, वो हो जाएगा रिलेवेंट फैक्ट। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट इज रिलेवेंट फैक्ट। क्यों? क्योंकि 3 चीजें इसमें दिया है। मोटिव है, वो रिलेवेंट फैक्ट है। प्रिपरेशन है, कुछ ही अपराध करने का मोटिव है, तो वो रिलेवेंट फैक्ट है। अब उसके आधार पर सजा आपको दिया जा सकता है। किसी को अपराध करने का, आपने बंदूक, डकैती करने का बंदूक लिया, मीटिंग किया, तो ये रिलेवेंट फैक्ट है। प्रिपरेशन किया तो ये रिलेवेंट फैक्ट है, तो उसके आधार पे आपको सजा दिया जा सकता है। तीसरा है कि कंडक्ट आपने कर दिया। कंडक्ट क्या किया? बंदूक लाया, बम लाया, 5 लोगों को इकट्ठा किया, उनको तैयार किया, उनको मीटिंग दिया, उनको पैसा दिया आप, और जो साइट है उसको रेकी किया कि इसके कहाँ कैसे डकैती करना, कहाँ कैसे अपना बचाव करना, कहाँ जरूरत पड़े तो मर्डर करके और सामान लेकर के भाग जाना है, कैसे दरवाजा तोड़ना है, तो ये क्या है? कंडक्ट है। तो ये सब क्या है? रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। लेकिन कंडक्ट के बारे में बताया, इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेज और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू से संबंधित ही कोई कंडक्ट है, वही रिलेवेंट फैक्ट होगा। और फैक्ट इन इशू है तो उसके साथ साथ देते हैं दोस्तों रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट से संबंधित कोई कंडक्ट है तो वह क्या होगा? रिलेवेंट फैक्ट होगा। हम फैक्ट पढ़ रहे हैं रिलेवेंट फैक्ट के बारे में, लेकिन फैक्ट इन इशू से जो संबंधित आपका कंडक्ट है वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। फैक्ट इन इशू क्या है? डकैती करना, वो रिलेवेंट फैक्ट हुआ। अब रिलेवेंट फैक्ट दूसरा क्या है कि डकैती करके आप भाग रहे हैं, तो डकैती करता दूसरा कोई सामान छीन रहा है और फिर आप उसका मर्डर कर दिया, तो सामान छीन रहा है तो रिलेवेंट फैक्ट है। सामान छीनेंगे नहीं, सामान उसका, तो रिलेवेंट फैक्ट है। अब इससे संबंधित को आपका कंडक्ट हो गया कि उसका आपने
हर्ट कर दिया, ग्रीवियस हर्ट दिया, मर्डर कर दिया, तो ये भी फिर रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। डकैती तो फैक्ट एंड इशू है, लेकिन उससे संबंधित जो भी आप कंडक्ट किया, दरवाजा तोड़ दिया, किसी को थ्रेटनिंग किया कि आप इस दरवाजा को तोड़ो नहीं तो आपको मर्डर कर दूंगा, सेंध लगा दिया, दीवार तोड़ में छेद कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका सारे जो कंडक्ट है वो हो जाएगा रिलेवेंट फैक्ट। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों कि ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए का ट्रायल हो रहा है कि इसने बी का मर्डर किया है। द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी, ए ने सी का भी मर्डर किया था, और दैट बी नोज, और उस बात को बी जानता था, दैट ए हैड मर्डर्ड सी, कि ए ने सी का मर्डर किया है, एंड बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए, और बी ने बोला कि इससे मैं मनी, पैसा का एक्सटॉर्शन करूंगा, ब्लैकमेल कर रहा था बी ए को। क्यों? तो क्योंकि बाय थ्रेटनिंग टू मेक द हिज नॉलेज पब्लिक, वो बोल रहा था कि अपना नॉलेज को मैं पब्लिक को बता दूंगा, पुलिस को बता दूंगा कि तुमने सी का मर्डर किया है, ए ने सी का मर्डर किया, ये पुलिस को बता दूंगा, पब्लिक को बता दूंगा, नहीं तो मेरे को 10 लाख रुपया दो। तो ए ने कहा कि 10 लाख रुपया तो नहीं दूंगा, तेरे को भी टपका दूंगा, और उसको भी मर्डर कर दिया। तो यहाँ मैटर ये है कि क्या उसका नॉलेज जो है बी का कि उसने सी का मर्डर किया रिलेवेंट है, तो हाँ रिलेवेंट फैक्ट है। क्या वो एक्सटॉर्ट करता था मनी कि 10 लाख रुपया दो नहीं तो मैं पब्लिक को बता दूंगा, पुलिस को बता दूंगा तूने सी का मर्डर किया, रिलेवेंट फैक्ट है, हाँ रिलेवेंट फैक्ट है। क्या क्या किससे रिलेवेंट फैक्ट है, किससे संबंधित है? तो फैक्ट एंड इशू की बी का मर्डर हुआ है और ये किया है या नहीं, इसका फैक्ट एंड इशू का वो रिलेवेंट फैक्ट है, और उस बेसिस पे इसको एक्यूज को कन्विक्टेड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बी शुड ए शुड बी अपॉन ए बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। ए ने पैसा दिया था बी को, और पैसा जब उधार देता है तो बॉन्ड पेपर पर लिखा लेता है कि भाई इतना इंटरेस्ट टेस्ट है 5% पर मंथ, और आपको 1 साल में लौटाना है, और इस डेट को आप ले गए, आप साइन कीजिए, अंगूठा लगाइए। और उसके बाद जब 1 साल हो गया तो ए ने बोला कि भाई ये बॉन्ड पेपर है, तुमने साइन किया है, पैसा मेरे से उधार ले, पैसा दो। तो बी डिनाइज मेकिंग द बॉन्ड, कि हमने इस बॉन्ड पेपर को न बनाया है न इस पे साइन किया है। उसके बाद द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ व्हेन द बॉन्ड वाज एलिट टू बी मेड, जब बॉन्ड बनाया जा रहा था, बी रिक्वायर्ड मनी फॉर पार्टिकुलर पर्पस इज रिलेवेंट। तो ये इसने प्रूव कर दिया कि बी सर पैसा चाहिए था इसको, कोई डिजीज हो गया था उसके लिए, घर बना रहा था उसके लिए, बेटी का शादी कर रहा था उसके लिए, या कोई और पूजा पाठ कर रहा था, मकान बना रहा था, दलान बना रहा था, इसके लिए इसको पैसा चाहिए था, ये प्रूव कर दिया। यदि he required money, he was in financial crunch at the time of making bond, तो ये रिलेवेंट फैक्ट है, इसके आधार पर उसको जजमेंट दिया जा सकता है। इन्फ्रेंसेस कैन बी मेड आउट दैट यस ही हैड साइंड दिस वन, ही हैड टेकन मनी ऑन लैंड, उधार इसने पैसा लिया है। अब सी देखते हैं, ये ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, ये ने बी के मर्डर करने की कोशिश किया है, उसके खाना में जहर दे करके। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी, और कोशिश ही नहीं किया है, मर्डर किया है, ए ने बी के खाना में जहर देकर उसका मर्डर कर दिया। अब फैक्ट है कि बिफोर बी के मरने से पहले ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज रिलेवेंट फैक्ट। ए ने जहर को शॉप से खरीदा था, और यह प्रूफ हो गया है, वही जहर खरीदा था जो जहर उसके पेट में पोस्टमार्टम के द्वारा साबित हुआ कि ये जहर यहाँ था पेट में, तो ये रिलेवेंट फैक्ट होगा, इसके आधार पर कन्विक्शन किया जा सकता है। सॉरी, डी, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए और नॉट, ए फैक्ट इन इशू। तो विल क्या है पहले,
विल है दोस्तों कि हमारा प्रॉपर्टी होना चाहिए, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी एक। दूसरा, हम किसी को दे सकते हैं। दूसरा, हम तभी देंगे उसको जब हम डेथ कर जाएंगे। हम जिंदा में रहते हमारा वो नहीं ले सकता। लिविंग विल टेस्टामेंट डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, डेड विल होता है। मतलब हम जिंदा रहते लिख देंगे, लिख के कहीं रख देंगे, या लिख के उसको भी दे सकते हैं। और कि हमारे मरने के बाद हमारा इसने बहुत बुढ़ापे में सेवा किया, हमारा कोई संतान नहीं है, और संतान है भी तब भी दे सकते हैं। संतान सेवा नहीं कर रहे, सेवा कर रहे, लेकिन आपको पर्सनल प्रॉपर्टी होना चाहिए, खरीदा हुआ प्रॉपर्टी। ये आपका पार्टीशन हुआ तो वो आपके हिस्से में आ गया हो, लेकिन किसी और का प्रॉपर्टी या कंबाइंड प्रॉपर्टी, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी आप नहीं दे सकते हैं। तो आप लिख करके किसी को भी दे सकते हैं कि बुढ़ापे में हमने हमारा बहुत सेवा किया, और हमारे गुजरने के बाद ये सारे प्रॉपर्टी इसका हो जाए, और ये एक वैलिड ट्रांसफर है दोस्तों। तो ये है विल। द फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ द एलिट विल। अब ये जो बिल बनाया है इसके कुछ समय पहले, बहुत ज्यादा समय पहले नहीं, कुछ समय पहले, ये मेड इंक्वायरी इनटू मैटर टू विच द प्रोविजन ऑफ द एलिट विल रिलेट्स। इन्हें इंक्वायरी किया था कि वसीयत कैसे बनाया जाता है। ही कंसल्टेड वकील, उसने वकील से भी संपर्क किया था इन रेफरेंस टू मेकिंग द विल, कि विल बनाना है मुझे। एंड दैट कॉल्ड ड्राफ्ट, और उसने ड्राफ्ट बनवाया था बिल का, उसका अध्ययन किया था। और अदर बिल टू बी प्रिपेयर्ड, और दूसरा बिल बनवाया था, एक और बिल ड्राफ्ट बनवाया और दूसरा बिल भी बनवाया, ऑफ विच ही डिड नॉट अप्रूव, लेकिन उसने उसको अप्रूव नहीं किया था, उसमें और कुछ बदलाव चाहता था। तो ये रिलेवेंट फैक्ट है। इसके आधार पर कह सकता है कि फिर उसने बदलाव करवाया होगा और दूसरा वसीयत बनवाया होगा, और वह रिलेवेंट फैक्ट है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये जो वसीयत है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये विल है। दोस्तों, यदि आप नहीं समझ रहे होंगे मेरा बात, हो सकता है थोड़ा फास्ट है, फास्ट तो बोलना पड़ेगा, तो आप इसको रिपीटेशन कर लीजिए, और 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल आता है दोस्तों, एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट, ए इज एक्यूज ऑफ क्राइम, द फैक्ट दैट इधर बिफोर और एट द टाइम और आफ्टर द लीड क्राइम। ये मतलब एट द बिफोर द क्राइम, एट द मेकिंग ऑफ क्राइम, और आफ्टर द क्राइम। ये प्रोवाइडेड एविडेंस which would tend to give the fact of the case an appearance favorable to himself। उसने अपना एविडेंस दिया, ये जान करके, ये सोच करके ये तो मेरे पक्ष में है। क्या दिया एविडेंस? दैट ही डिस्ट्रॉयड और कंसील्ड एविडेंस, कि उसने एविडेंस तो डिस्ट्रॉय कर दिया, वो अपने मित्र से बोल रहा और उसको छुपा दिया। जब जिस तलवार से किसी का मर्डर किया है वो तलवार छुपा दिया, जिस बंदूक से मर्डर किसी का किया उस बंदूक को उसने क्या किया, कुएं में डाल दिया, तालाब में डाल दिया, नदी में फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। और प्रिवेंटेड द प्रेजेंस और प्रोक्योर्ड, प्रिवेंटेड द विटनेस to come to the court, or prevented the witness, told the witness to be absent from the court, कि कोर्ट में वो ना जा, और उसको ऐसा हम न करने पर हम पैसा देंगे, ऐसा उसने कर दिया। सेव्योर्ड पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, और उसको ऐसा बोला कि या तो तुमको कोर्ट में नहीं जाना है, या कोर्ट में जाओगे तो गलत स्टेटमेंट जो ऐसे मैं कहता हूँ उससे बोल दो कि इसने सच मर्डर तो किया ही नहीं, इसने तो क्राइम किया ही नहीं, तो मैं इसको नहीं देखा हूँ। तो ये सब बातें इसने मित्र से कहा, और वो मित्र जाकर के कोर्ट में बोल दिया कि सर इसने मेरे से ऐसा बात कहा है। तो यह एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, और इसके आधार पर कन्विक्शन किया जा सकता है। द क्वेश्चन इज वेदर ए रोड बी, द क्वेश्चन इज मतलब ये फैक्ट इन इशू है, इस पर ट्रायल हो रहा है कोर्ट में। द फैक्ट दैट बी आफ्टर बी वाज रॉब्ड, बी जब रॉब हो गया, उसको लूट लिया गया, रॉबरी कर दिया गया उसके यहाँ, बी के यहाँ, द सी सेड इन ए प्रेजेंस,
तो सी ने बोला, ये वहां उपस्थित था, तो सी ने बोला द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड बी, जिसने रॉबरी किया है बी के यहाँ, उसको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। एंड दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड ए रैन अवे, तो वो ये वहां से भाग गया। तो ये क्या है दोस्तों? सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। घटना हुआ, डकैती हुआ या रॉबरी हो गया, उसके बाद पुलिस वहां आ रही है, पुलिस को देख करके या न देखा, किसी ने बोला कि पुलिस आ रही है उसको पकड़ने जिसने रॉबरी किया है, और ये वहां से दौड़ करके भाग गया। तो ये क्या है दोस्तों? सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, और विच आर रिलेवेंट टू द फैक्ट इन इशू, और ये इसलिए रिलेवेंट फैक्ट होगा, इसके आधार पर उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, सजा दिया जा सकता है। द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी रुपीज 10,000। क्वेश्चन है कि ए ने उधार लिया है बी से 10,000 रुपये। ये फैक्ट इन इशू है, लिया है या नहीं लिया है, इसी को तो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, इसी को तो दोस्तों प्रूव करना है। तो एंड द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी, अब ए जो है सी के पास फिर चला गया और कह रहा है कि उसको पैसे उधार दो। एंड दैट डी सेड टू सी इन ए प्रेजेंस, ये भी वहां गलती से उपस्थित था, और सी को डी ने बोला आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए, कि तुम ए पे विश्वास न करो और इसको उधार पैसा न दो, ये तुम्हें पैसा वापस नहीं देगा। ए फॉर ही ओज बी 10,000 रुपीज, और इसने 10,000 रुपया जो लिया है बी से, वो अभी तक तो उधार नहीं दिया है और तुमसे फिर 10,000 रुपया मांग रहा है, इसलिए इसको पैसे मत दो। ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर, तो ए ने बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हुआ। इसके आधार पर उसको इन्फ्लुएंसेस कैन बी मेड दैट यस ही हैज टेकन from A 10,000 rupees. Sorry, A had taken 10,000 rupees on land borrowed from B. Yeah, inferences can be made. This inferences can be made. क्यों? क्योंकि जब वहां उसको डी ने बोला कि इसने तुम पैसा इसको मत दो, सी तुम पैसा इसको मत दो, इसने बी से जो 10,000 रुपया लिया वो तो अभी तक चुकाया नहीं है, अब मना कर रहा है, बोला नहीं देंगे। तो वो बोलता कि नहीं, तुम ऐसा क्यों बोले, वो झगड़ पड़ता वहां, मैं बी से पैसा नहीं लिया हूँ और मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं यदि सी से पैसा लेता हूँ तो सी को लिख के देता हूँ और सी को मैं वापस लौटाऊंगा। तो उसने बिना बोले वहां से वो चल। नेक्स्ट है दोस्तों, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम, ये ने कोई क्राइम किया, ये फैक्ट है, सो इसका ट्रायल चल रहा है। द फैक्ट दैट ए absconded after receiving a letter warning him that inquiry was being made for the criminal and the content of the letter are relevant। एक लेटर उसको मिला और लेटर में लिखा है कि इंक्वायरी किया जाएगा कि किसने इस क्राइम को किया है और आपसे भी इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करना है, जिसके जिसके ऊपर डाउट है वो सभी से पूछताछ किया जाएगा। यही तो इंक्वायरी है कि आपने ये क्राइम किया है कि नहीं। तो वो लेटर कंटेंट ऑन रिसीविंग द लेटर ऑफ इंक्वायरी ऑफ कंटेंट ही absconded, वो भाग गया वहां से। तब जब लेटर प्राप्त हुआ तो भाग गया और इंक्वायरी में नहीं आया, तो ये रिलेवेंट फैक्ट है, इस बेसिस पे उसको क्राइम के लिए कन्विक्टेड किया जा सकता है। ये केस ऑफ ए क्राइम, अगेन दूसरा ट्रायल चल रहा है कि कोई क्राइम किया है। द फैक्ट दैट आफ्टर कमीशन ऑफ द लीड क्राइम ही absconded, अब जो क्राइम हुआ उसके बाद वो वहां से गांव से या वो साइट से भाग गया। और वाज इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या क्राइम हुआ तो वो जो क्राइम हुआ था तो जिस बंदूक से हुआ था, जिस तलवार से हुआ था, जिस स्पीयर से हुआ था, जिस स्पेड से हुआ था, वो इम्प्लीमेंट उसके पास पोजीशन में है, तो ये भी रिलेवेंट फैक्ट है।
the pursuits of the property required by the crime or attempted to be concealed things, या जो इम्प्लीमेंट से मर्डर हुआ, क्राइम हुआ, वो इम्प्लीमेंट को छुपा रहा है, which were or might have been used in committing the crime are relevant fact. ये relevant fact है और इसको यहाँ साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, एविडेंस के रूप में लिया जाएगा और इसके बेसिस पे भी ये क्राइम साबित किया जा सकता है कि इसने क्राइम किया है। नेक्स्ट है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेपिस्ट। द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज्ड रेप, ए का रेप हुआ है, तो ये रेप के बाद शी मेड ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम, द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द टर्म इन व्हिच द कंप्लेंट वाज मेड आर रेलेवेंट। तो इसने जस्ट आफ्टर रेप शी मेड ए कंप्लेंट, इसके साथ रेप हुआ है। बट दोस्तों देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड कंप्लेंट। जैसे पुलिस को किए कि फॉर टेकिंग सम एक्शन तो कंप्लेंट कहलाएगा, और यदि हम कोर्ट में जज को बता रहे हैं कोई चीज फॉर टेकिंग सम एक्शन, कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो कंप्लेंट कहलाएगा। लेकिन और किसी पड़ोसी को हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी दोस्त को बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा दुर्घटना हो चुका है, और ये इच्छा नहीं जाहिर कर रहे कि तुम उसको एक्शन लो, तुम उसको अरेस्ट करो, तुम उसको पकड़ के थाने में ले जाओ, तुम उसको पिटाई करो, तो ये स्टेटमेंट होगा और ये कंप्लेंट नहीं होगा और यहाँ रिलेवेंट नहीं होगा। द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग ए कंप्लेंट she said that she had been raped is not relevant। तो क्या इसके आधार पे उसको सजा नहीं होगा? तो होगा, दूसरा सेक्शन में होगा, दूसरा चैप्टर में, सेक्शन 5 से 55 में नहीं होगा, सेक्शन 156 में जाएगा, 157 में जाएगा, कोरोबरेटिव एविडेंस के रूप में। इसको कोरोबरेशन किया जाएगा कि ये स्टेटमेंट मिला है कि इसके साथ रेप की घटना हुई है, तो क्या इसके पहले वहाँ वो व्यक्ति प्रेजेंट था, क्या वह डीएनए टेस्ट से मैच कर रहा है, क्या वह मेडिकल जांच से मैच कर रहा है, क्या उसके घर और उसके दोनों के घर पास में है और एक्यूज को किसी ने वहां से जाते हुए देखा, तो ये कोरोबरेटिव एविडेंस के रूप में आ सकता है। दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में भी आ सकता है एक स्टेटमेंट। यदि कंप्लेन नहीं किया है तो यहाँ रिलेवेंट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में तो यूज किया जा सकता है, उसके आधार पर कन्विक्शन किया जा सकता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? तो बोला कि वो डियर आंटी सी व्हाट वेडिंगफील्ड हैड डन टू मी, उसने मेरा गला काट दिया है, और फिर वेडिंगफील्ड वहां से निकल के भाग गया। तो ये स्टेटमेंट पर है, आफ्टर दैट शी वाज कोलैप्स्ड। तो दिस इज अ स्टेटमेंट, नॉट